आचार्य प्रशांत जी खुद ऐसी बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि व्यवस्था एक बहुत बड़ी चीज है और व्यवस्था से क्या क्या हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद खुद लगे हैं व्यवस्था को सुधारने में नहीं, आदमी को सुधारने में। कि गीता से जुड़िए, आदमी को जगाना है, आदमी सोया हुआ है, आदमी में बदलाव करना है, आदमी ठीक नहीं है। और इनके इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, यहाँ से देख लीजिए। उन्होंने उदाहरण दिया है चीन का, है ना। शायद किसी ने उनसे ऐसा सवाल पूछा होगा, वो इस वीडियो में तो नहीं दिखाया, कि भाई चीन इतना आगे क्यों है गेमों में, है ना। कॉमनवेल्थ के गेम होते हैं या कोई होते हैं तो उसमें उसकी पदक तालिका बहुत ऊपर होती है भाई। तो वो बता रहे कि भाई जब चीन में ये सरकारें नई नई आई थी, जब ये वहाँ रिजिम चेंज, ये पूरा सिस्टम चेंज हुआ था, तो बता रहे हैं कि उस समय चीन में जो स्टेडियम थे वो कुछ ऐसे खास थे नहीं। और अभी चीन में 1.5 लाख से भी ऊपर स्टेडियम है और भारत में कुल 1,000 एक स्टेडियम है। चीन के स्टेडियम मल्टी फैसिलिटी वाले हैं, जबकि यहाँ ज़्यादातर क्रिकेट और कुछ एक गेम खेले जा सकते हैं टाइप का। तो वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चीन उस समय किन्हीं इंटरनेशनल गेमों में जाता ही नहीं था, क्योंकि वो चाहता था पहले सब तैयारी की जाए, क्योंकि बिना तैयारी के जाओगे तो हार के जाओगे, कोई मतलब नहीं उस बात का। तो उन्होंने अपने यहाँ बहुत सारे स्टेडियम बनाए और मल्टी फैसिलिटेड बनाए, मतलब उसमें मल्टी हर तरह के गेम उसमें खेले जा सकते थे, इस तरह से बनाए। और जैसा आप देखते हैं कि चीन की कोई टीम क्रिकेट वगैरह की नहीं है, तो क्रिकेट के शायद वहाँ पे स्टेडियम नहीं हो, उन्होंने बहुत सारे बनाए और सबको फैसिलिटी दी। इससे हुआ क्या कि कई सालों में जाके वहाँ के जो लोग हैं वो तैयार हो गए, है ना। खेलते, नेशनल गेम चलते रहते होंगे तो खेलते, और जब उन्हें लगा कि हाँ अब हम इंटरनेशनल गेम्स में अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जीत सकते हैं, उनके जो खिलाड़ी थे वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो फिर उन्होंने जो है इंटरनेशनल जितने भी गेम्स के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे एंट्री मारी। और फिर इतिहास हमारे सामने है कि वहाँ जितने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल आते हैं, तो वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं भाई हर चीज़ की पहले जो है तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे बिना तैयारी के कुछ नहीं होता है। बात भी सही है। और ये तैयारी व्यवस्था करे तो एक बड़े लेवल पे होती है। एक आदमी अपने लेवल पे कितना कर सकता है। जैसा वो कह भी रहे हैं कि चीन के जो खिलाड़ी हैं वो जब गोल्ड और सिल्वर लेके आते हैं तो उनके पीछे पूरे सरकार की मेहनत खड़ी, पूरे तंत्र की मेहनत खड़ी, पूरा सिस्टम उनके पीछे खड़ा हुआ है उनको उस लेवल तक का बनाने में। और भारत में कोई आदमी गोल्ड मेडल ले आता है तो वो सिस्टम के अगेंस्ट उसकी अपनी कोई मेहनत होती है, अपना वो ऐसे करके लाता है। हालांकि ये बात भी आधी आधी सही और झूठ है। भारत ज़्यादातर कुश्ती में और पिस्टल में इन्हीं में लेके आता है, और इनमें अच्छी खासी व्यवस्था अभी इंडिया में हो रखी है। कुश्ती में तो पारंपरिक रूप से हरियाणा है, तो पारंपरिक रूप से वहाँ पे पहले से कुश्तियों का आयोजन, और लगभग हर घर में एक बच्चा जो है वो पहलवानी में लगा रहता है। तो पहलवानी के लिए कोई बहुत बड़ा स्टेडियम नहीं चाहिए। तो ये भी व्यवस्था के की वजह से ही है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी, अब इंडिया में क्रिकेट सबसे ज़्यादा फलीभूत हो रहा है, तो मतलब उसके लिए उस तरह के स्टेडियम है, लोगों को उस तरह की फैसिलिटी मिल रही है, तब हो रहा है, नहीं तो वो भी नहीं होता। तो जहाँ तक सारी बात देखें, क्या फैसिलिटी है लोगों के लिए उस व्यवस्था के अंदर, उससे ही वहाँ के लोग उभर के आते हैं, निखर के आते हैं और अपना 100% दे पाते हैं, और फिर ऐसा इतिहास बनता है, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो आप चाहें भारत में देख लें, चाइना में देख लें, यूरोप में देख लें, रशिया में देख लें, जहाँ जहाँ जिन जिन खेलों में सरकार का जोर है व्यवस्था पर, वहाँ वहाँ के लोग उस लेवल का परफॉर्मेंस देते हैं, है ना। ये बात स्पष्ट हो जाती है कि व्यवस्था अपने आप में बहुत बड़ी चीज। अब व्यवस्था बड़ी चीज है ऐसा सेंटेंस आचार्य प्रशांत जी ने बोला नहीं है, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं उससे ये बात निकल के आ रही है कि अगर व्यवस्था हो
तो वहाँ के लोग अपना 100% दे सकते हैं उन चीज़ों में जिन जिन चीज़ों की व्यवस्था हो, जिनमें नहीं हो रखी वहाँ तो फिर किसी की रुचि होगी, वो अपने से जो कुछ थोड़ा बहुत करेगा और इस लेवल तक पहुँच पाएगा। इसके बावजूद भी ये इस अपने ही इस उदाहरण से ये समझ नहीं ले पा रहे कि व्यवस्था बड़ी बात है। व्यवस्था वैसी बनाओ, जैसे गेम के मामले में ये चीन का उदाहरण दे रहे हैं, वैसे ही हर मामले, है ना? एक एक गेम तो एक उदाहरण हो गया, गेम्स तो हर मामले में जितने भी फील्ड हैं जिसमें आदमी का दखल है या आदमी जिनसे सुख प्राप्त करता है या जिसकी वजह से दुखों से बचता है, उस हर चीज में अगर सेंटर व्यवस्था इन्वॉल्व हो जाए या ऐसी व्यवस्था हो कि वो सारी व्यवस्था सेंटर के अधीन हो, बोले तो सरकार के अधीन हो, ऊंचे लेवल के रिजल्ट, हाई लेवल के रिजल्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन आचार्य प्रशांत जी लगे हैं गीता सत्र पढ़ाने में, लोगों को बदलने में, व्यवस्था को बदलने में नहीं लगे, लोगों को बदलने में लगे कि लोगों को बदलो। माने अपने ही उदाहरण से खुद नहीं सीख ले रहे हैं, खुद वही गलती कर रहे हैं जिस गलती के लिए वो बाकी दूसरे देशों को अलर्ट कर रहे हैं, है ना? जैसे चीन का और भारत का उदाहरण उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में दिया कि भाई अगर भारत में भी वैसी ही व्यवस्था होती, क्योंकि जनसंख्या दोनों देशों की लगभग बराबर है, तो यहाँ भी 1,70,000 ऐसे स्टेडियम होते, मल्टी किसाइन होते हैं, मल्टी लेवल के होते, तो यहाँ के लोग भी जो है उस तरह के मेडल और वो सब ला रहे होते। बात भी सही है, मतलब इसमें व्यवस्था प्रथम है। अगर आप व्यवस्था कर दोगे तो जिन जिन गेमों में जिन जिन लोगों का इंटरेस्ट है वो उसमें ट्राई मारेंगे और उस तरह का कौशल प्राप्त करेंगे और फिर रिजल्ट आपके सामने होगा। तो पहला क्या है? पहले है व्यवस्था आप करें। अब ये क्या कर रहे हैं? ये पहले व्यवस्था नहीं कर रहे प्रैक्टिकली, और व्यवस्था की बात नहीं कर रहे, व्यवस्था की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अगर ये से कोई लड़ाई लड़ना भी बोले तो ये लोगों को गीता सत्र सुना रहे हैं। अब आप खुद ही बताइए कि गीता सत्र सुनने सुनाने से क्या हो जाएगा? क्या कोई साइंस का ज्ञान हो जाएगा? कोई टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो जाएगा? जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं जिसमें आपको सुख सुविधाएं मिलती हैं या दुखों से बचते हैं, कोई भी लाभ होगा क्या? क्योंकि जिनने गीता सुनाई और जिनने सुनी सबसे पहले, उन्हीं को कोई लाभ नहीं हुआ। अर्जुन को गीता सुनाई, अर्जुन को युद्ध लड़ना पड़ा, अपने लोगों को मारना पड़ा, उसके अपने और जो क्लोज लोग थे वो भी मरे। कोई फायदा हुआ नहीं उस गीता से, न किसी दुख से बचे, न कोई सुख सुविधा उस गीता की वजह से मिली जिसने सुनाई, है ना? कृष्ण भगवान ने वो गीता सुनाई, कृष्ण भगवान खुद पूरे जीवन युद्ध लड़ते चले आए, कोई लाभ मिला उन्हें? और खुद सोचें, अगर गीता इतना लाभान्वित चीज कोई होती तो वो तो कृष्ण ने तो 16 साल की अवस्था में ही उसको लिख दिया होता ना, ताकि सब लोग पढ़ रहे होते, सुन रहे होते। नहीं, महाभारत में सुनाई और वो वेद व्यास ने लिख दी और बस अब लोग उसे पढ़ रहे हैं। माने खुद कृष्ण भगवान को नहीं लगा उनके अपने जीवन में कि भाई ये कोई ऐसा ज्ञान है कि मैं इसे लिख दूं तो सबके काम आए, खाली अर्जुन को क्यों सुनाऊं? वो तो महाभारत में सुनाई, और क्योंकि महाभारत जो है वेद व्यास लिख रहे थे तो उन्होंने लिख दी। अगर वो ये घटना महाभारत के अलग कहीं सुनाते तो वो तो कहीं लिखी नहीं जाती। जैसे महाभारत की और दूसरी घटनाएं हैं, कुछ अच्छी घटनाएं हैं, कुछ बुरी घटनाएं हैं, कुछ ऐसे ही एवं ही घटनाएं हैं बेकार की, इनका कोई मतलब नहीं है, वहां तो सारी घटनाएं लिखी हुई हैं। तो गीता से न सुनने वाले को कोई लाभ हुआ, न सुनाने वाले को कोई लाभ हुआ, और पूरे जीवन कोई लाभ नहीं हुआ। आप अर्जुन के जीवन में कोई लाभ बताइए गीता सुनने के बाद और जब तक वो मृत्यु को प्राप्त हुए। जिन्होंने सुनाई उनके भाई 18 या 20 साल की उम्र से तो अब उनको भगवान कहा जाता है, तो उनको तो नहीं बोलेंगे कि उन्होंने गीता जस्ट महाभारत के पहले खोजी थी और फिर सुना दी। उनको तो पहले से ही वो सब आती होगी। तो उनके जीवन में पहले से और जब तक वो जिए, उनके जीवन में गीता का क्या फायदा हो?
कुछ नहीं। उनका पूरा खानदान नष्ट हो गया, इन्हीं के हाथों नष्ट हो गया। अपने खानदान तक को ये गीता से कोई लाभ नहीं दे सकते, या उन्हें लगा ही नहीं कि मेरे खानदान को गीता सत्र में बुलाने से सब ये लोग ठीक हो जाएंगे और नहीं खानदान नष्ट होगा। तो जब कृष्ण भगवान को खुद नहीं लग रहा है कि गीता से किसी को कोई लाभ हो सकता है, तो भैया आचार्य प्रशांत जी को गीता में से लोगों को लाभ लग रहा है कि इससे लाभ हो जाएगा। इसीलिए मैं कई ऐसे लोगों को इनवाइट करता हूँ जो बोलते हैं कि उन्होंने गीता के सत्र किए हुए हैं और ऐसा बोल भी रहे होते हैं कि उन्हें लाभ हुए हैं। मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ कि हमारे मंच पर आइए और आपको क्या लाभ हुए, उन लाभों को आप जो है भाई बताइए। अभी तक कोई एक आध बार कोई एक आदमी आया था तो वो कुछ तो कुछ बता नहीं पाया। और आप में से कोई हो जिन्होंने गीता सत्र किए हों, हम तो उनके कितने 7 करोड़ के आसपास उनके सब्सक्राइबर हैं, तो इसमें से एक आध करोड़ ने तो कर ही लिया होगा। उन 1 करोड़ में से कोई भी आदमी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि हमारे चैनल पर आकर उन्हें क्या लाभ हुए उन्हें बताएं, ताकि हम लोग उनसे क्वेश्चन पूछें और जानने का प्रयास करें कि भाई आपको कोई जो लाभ हुए हैं तो वो आपको जीवन में कहाँ काम आ रहे हैं, है ना। क्योंकि कुछ एक लाभ ना इस तरह के दिखाई पड़ते हैं कि ऐसा सोचने में आते हैं, मगर वास्तविक जीवन में देखें तो उसका कोई लाभ होता नहीं। वो हमें हमारी किसी भी समस्या से नहीं बचाते, या हमें कोई भी प्रकार का ऐसा सुख नहीं देते जिन सुखों की दरकार है। हाँ, गीता एक ऐसा ग्रंथ है महाभारत का कि पढ़ने में मजा आ सकता है। पूरी महाभारत स्टोरी पढ़ने में मजा आती है। जैसे हम लोग उपन्यास पढ़ते हैं या कोई पुराने इतिहास में कोई घटना हो गई है उसको पढ़ते हैं, तो पढ़ने का एक मजा आता है। अच्छा, कब कब क्या क्या हुआ था, क्यों हुआ था, उस तरह के अपने ज्ञानात्मक मजे हैं। ठीक है, वो भी उनको जिनको ज्ञान के जैसा कोई मजा लेना, तो वो तो आता होगा। और वो तो आपने एक बार दो बार पढ़ लिया, जैसे कोई मूवी एक बार देख ली, दो बार देख ली, है ना, अब तो पता चल गया उसमें क्या है। तो एक इस तरह के मजे को छोड़ के बाकी वो किस काम आती है, मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूँ कि कोई जो है वो आए। और मैंने आचार्य प्रशांत जी को भी इनवाइट किया हुआ है, उनकी वेबसाइट से ही इनवाइट किया हुआ है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक पेज बना रखा है कि उन्हें लोग डिस्कशन के लिए या इंटरव्यू के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें आमंत्रित कर रखा है, मैंने मेरा मोबाइल नंबर भी वहाँ दे रखा है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी मुझे, उन्होंने या उनकी टीम ने कांटेक्ट नहीं किया है। जबकि मैंने उसमें दोनों विकल्प दे रखे हैं कि मैं इंटरव्यू लेने वहाँ भी आ जाऊँगा जहाँ वो बुलाएंगे, या तो ऑनलाइन कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है और हमारे चैनल पे ऑनलाइन भी वो इंटरव्यू दे सकते हैं। तो वहाँ मैं इसी तरह के उनसे सवाल पूछूँ। तो चलो वो तो नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं उस वजह से, या आना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन जो उनके करोड़ों लोग हैं, या करोड़ों भी नहीं होंगे तो लाखों लोग होंगे, क्योंकि अब वो फीस लेते हैं तो सभी लोगों के पास फीस वगैरह नहीं रहती है, तो वो नहीं भी शिविर करते होंगे। तो जिन लोगों ने कर रखे हैं, क्या उनमें से कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति हिम्मत करेंगे हमारे चैनल पर आकर अपने लाभ आदि बताने की, ताकि हम लोग प्रश्न पूछ के और हमें भी स्पष्ट हो कि ऐसा कोई लाभ होता है कुछ काम का, तो हम लोग भी उन शिविरों को करने का प्रयास करें। या तो आपको समझ में आ जाएगा और बहुत लोगों को कि इससे ऐसा कोई लाभ है नहीं है, ऐसा और टाइम हम खराब कर। तो दोनों तरह से दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे। या तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा, या तो उन्हें समझ में आ जाएगा, मैंने किसी न किसी को समझ में आ ही जाएगा। और हम लोग एक नई व्यवस्था को प्रस्तावित भी कर रहे हैं जिसका नाम है संपूर्ण समाधान व्यवस्था। वो व्यवस्था सबको मिल जाएगी तो हर आदमी अपने इच्छा की जिंदगी जीता रह सकेगा। जैसे जिस खेल में जाना है, जितना जाना है, समझ रहे हैं, जिस विधा में भी जाना है, जितना जाना है। केवल स्टेडियम की ही बात नहीं, वहाँ हर एक प्रकार की फैसिलिटी हर एक आदमी के लिए उपलब्ध रहेगी, उसकी इच्छा, जरूरत, आवश्यकता आदि के अनुसार। वहाँ किसी आदमी को बदलने की जरूरत नहीं है। आदमी तो जिन क्षमताओं को, जिन रुचियों को लेके पैदा होता है, उसको उसका प्लेटफॉर्म मिले हर तरह का, तो वो उनमें अपने आप विकसित होता चला जाता है। जैसे इन्होंने चाइना का उदाहरण दिया ही है खेलों के उसमें। चाइना में भी कोई हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, लेकिन
खेलों का इन्होंने उदाहरण लिया, तो उससे हम ये बात समझ सकते हैं। तो अब देखें, इंतजार में रहेंगे कि कोई आचार्य प्रशांत जी का शिष्य जिसको लगता हो कि उन्हें कोई ऐसा कोई बड़ी उपलब्धि हुई है गीता सत्रों से, वो कृपया यहाँ हम लोगों को उससे अवगत कराने का प्रयास करें। और ऑनलाइन लाइव होता है, आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जितना लाइव में टाइम लगेगा, जैसे 1 घंटा तो आपको मिलेगा अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए, कि क्या लाभ मिला, क्यों मिला, पहले क्या प्रॉब्लम थी उस बारे में, वगैरह, वगैरह। और उसके बाद 1 घंटा, 2 घंटा जो भी प्रश्नोत्तरी होगी वो। तो कुल मिला के 2 घंटा, 3 घंटा इतना टाइम लग सकता है। इससे ज़्यादा लगेगा तो उसे हम एडजॉइन भी कर सकते हैं अगले समय के लिए।